तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सुदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात में घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घरों में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9:30-10 बज गए। उस समय भी बारिश थोड़ी कमी नहीं। जब तक पूरी तरह से बारिश रुक ना जाए मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेले वहां खड़ा अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात के करीब 10:30 बजे जाकर बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर होने के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और दूसरे हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब ने मुझे धोखा दे दिया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने पल होते हैं। मुझे भी डर लग रहा था और मुझे अभी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब रात के 12:30 बजे का हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर तो जैसे ख़त्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ जोर की सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनमें से किसी के भी सर नहीं थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं तो बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में ही तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वो भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ कर भाग आया है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह उस जगह पर गए जहां साइकिल और सामान छोड़कर मैं भागा था। वहां जाकर देखा तो साइकिल और बिखरा हुआ सामान हमें मिला। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल लेकर घर आ गए। उस रात शायद मेरा नसीब ही बढ़िया था।
जो मैं बच गया या फिर मेरा नसीब ही खराब था जिस वजह से मैं उन भूतों से मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत प्रेत इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता था, मगर तब तक जब तक मेरा इनसे सामना नहीं हुआ। इस घटना के बाद मेरे अंदर भूत प्रेत को लेकर इतना डर बैठ गया है कि आज भी मैं अकेले अंधेरे में रहने से डरता हूँ। घने अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे अगल बगल है जिसे मैं देख नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता हूँ। 1985 ये वो साल था जिसे मैं अपने जीवन का सबसे मनहूस साल मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, जिस कारण मैंने साइकिल उठाया और दूसरे गांव की तरफ चलता बना। असल में मेरे में एक बात अजीब थी कि मेरे सारे दोस्त मेरे गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे और मैं काफी दिनों से उनसे मिला भी नहीं था। करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गांव पहुंच गया। काफी दिनों के बाद सभी दोस्तों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई और हम सभी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करने लगे। अब आसमान में सूरज की किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और मेरे यहाँ आए हुए 2 घंटा हो चुका था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मैं चलता हूँ, रात काफी हो चुकी है ना। जिस पर मेरे दोस्त विनोद ने कहा, भाई आज रात तू यहीं रुक जा, कल चले जाना। इतनी रात को तेरा जाना ठीक नहीं होगा और वो रास्ता भी रात के लिए ठीक नहीं है। इस पर मैंने कहा, नहीं यार कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और अपने गांव की तरफ चलता बना। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के गांव से दूर उस रास्ते पर पहुंच गया जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। उस रास्ते पर आते ही सन्नाटे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन उतरते ही मैंने ब्रेक मारकर साइकिल रोका और चैन चढ़ाने लगा, मगर पता नहीं चैन किसी तरह फंस चुकी थी, जो लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो साइकिल भी मुझे विनोद की तरह ही आगे ना जाने को बोल रही हो। खैर काफी मशक्कत के बाद आखिर में मैंने चेन चढ़ा ही लिया और दोबारा घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई परिंदा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट रास्ते पर खेल रहे 2-4 बच्चों पर गई। इतनी रात गए इन बच्चों को खेलता देख मैं एकदम से सहम गया कि भला ये बच्चे आए कहां से। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई बस्ती। उन बच्चों को देखकर मैंने एकदम से साइकिल रोक दिया। वो सारे बच्चे रास्ते को इस तरह से घेर कर खेल रहे थे कि कोई भी आ जा नहीं सकता था। अभी मैं खड़े खड़े देख ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, चाचा साइकिल में नहीं बिठाओगे मुझे? मुझे ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने मेरा 6 साल का भतीजा पिंटू खड़ा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पिंटू तो 3 साल पहले ही मर चुका है। असल में पिंटू 3 साल पहले लापता हो गया था और उसकी डेथ बॉडी इसी जंगल में मिली थी। और मुझे अच्छे से याद है पिंटू के साथ साथ गांव के
और भी बच्चे लापता हुए थे और उनकी डेथ बॉडी भी पिंटू की तरह ही इसी जंगल से मिली थी। इसका मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सभी भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि पिंटू को क्या जवाब दूं कि तभी पिंटू दोबारा से बोला, क्या हुआ चाचा, आप मुझे साइकिल पर नहीं बिठाइएगा? इतना बोलकर पिंटू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने ध्यान से पिंटू की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मेरी भी आंखों से पानी निकल आया। आखिर पिंटू था तो मेरा ही भतीजा। कुछ देर चुप रहने के बाद पिंटू ने फिर से कहा, चाचा मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मगर मैं आप लोगों के पास अब नहीं आ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। पिंटू के मुंह से ये सुनकर मेरी आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई, जिस पर मैंने पिंटू से पूछा, पिंटू उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताओ। जिस पर पिंटू ने बताना शुरू किया। दरअसल एक शाम जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा लो चॉकलेट। उसने मुझे 2 चॉकलेट दिए। मैं उन चॉकलेट को खा ही रहा था कि तभी उस औरत ने दोबारा से कहा, बेटा और चॉकलेट चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं भी और चॉकलेट की लालच में उस औरत के साथ चलता बना, मगर मुझे कहाँ पता था कि वो औरत इतनी बुरी है। चलते चलते वो औरत मुझे काफी दूर जंगलों के भीतर ले आई और एक जगह पर बैठाकर मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरी पलकें भारी होने लगी और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं काफी डर गया। पहले पहले तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं जमीन पर ही पड़ा हुआ हूँ और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं खड़ा था तो जमीन पर फिर मैं कैसे लेट सकता हूँ? अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, अब तुम मर चुके हो और इनमें से एक तुम्हारी आत्मा है और दूसरी तुम्हारी लाश, और अब तुम्हारी आत्मा मेरे गिरफ्त में रहेगी। इसी तरह से उस डायन ने कई सारे बच्चों को बहला फुसलाकर मार दिया और उन सब की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अभी भी हम सब उस डायन की गिरफ्त में ही हैं। पिंटू की पूरी बात सुनने के बाद मैं और जोर जोर से रोने लगा कि तभी पिंटू ने चिल्लाकर कहा, चाचा चाचा वो डायन आ रही है, आप चले जाइए वरना वो आपको भी मार देगी। पिंटू के इतना बोलते ही वहां खेल रहे सारे बच्चे एकदम से खड़े हो गए, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अभी मैं भागने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया और खींचकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही डायन खड़ी थी जिसके बारे में पिंटू अभी बता रहा था। उस डायन की पूरी शक्ल एकदम जली हुई थी। अभी वो डायन मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। मेरे पाठ पढ़ते ही वो डायन और सभी बच्चे, जिनमें पिंटू भी शामिल था, वो सभी एकदम से गायब हो गए। मैंने भी अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर मैंने सभी को पूरी बात बताई, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे गांव के दोस्तों से पता चला कि उस औरत को गांव वालों ने बच्चों की बलि देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर सभी गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं जब नीलगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो मेरा मन जरा भी खुश नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से गांव आना पड़ेगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादाजी का फोन आया था।
फोन पर उन्होंने बताया कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये खबर सुनकर मुझे आज 20 सालों के बाद अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद अपने गांव आया था। इसलिए रास्ता पहचानने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और क्योंकि गांव में यहाँ सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही रहते थे, इसलिए बस स्टॉप पर कोई लेने भी नहीं आ सका। खैर, जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर पहुंचा। लाश के पास दादाजी और आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जिस इलाके में दादाजी का घर था वहां मुश्किल से आसपास 3 या 4 घर ही होंगे। शुरुआत में तो दादाजी ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गए। लाश को आज के आज ही जलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि लाश के अंदर से अभी से ही थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। गांव में ना तो बर्फ का जुगाड़ था और ना ही किसी और चीज का। ऊपर से अब कोई लाश को देखने वाला भी नहीं आने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों से जैसे ही मैंने इस वक्त लाश को शमशान ले जाने की बात कही तो सारे के सारे एकदम से पीछे हट गए। उनका कहना था कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात शमशान में जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी शमशान जाने को राजी नहीं हुआ। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अकेले लाश को शमशान कैसे ले जाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा, अच्छा आप लोग शमशान नहीं जा सकते ना, पर एक ठेला गाड़ी का तो इंतजाम कर सकते हैं। मेरे इतना कहने पर गांव वालों ने एक ठेले वाले को किसी तरह ज्यादा पैसों का लालच देकर शमशान जाने के लिए हाँ बुलवा दिया। ठेले वाला अपना ठेला लेकर दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर मैंने और 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को ठेले में चढ़ा दिया। लाश का चेहरा अभी भी कफन से ढका हुआ था, क्योंकि मैं एक ही बार शमशान में जाकर ही दादी जी का चेहरा देखने वाला था। लाश को ठेले पर चढ़ाने के बाद जो जगह बची वहां मैं बैठ गया और ठेला गाड़ी शमशान की तरफ चल पड़ी। ठेले वाला सामने की ओर बैठकर तेजी से पैडल मार रहा था, जैसे उसे शमशान पहुंचने की जल्दी हो। जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, आराम से चलाओ यार, इतनी जल्दी क्या है। इस पर ठेले वाला बोला, साहब रात होने वाली है, जितना जल्दी शमशान जाकर वापस आ जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। आज अमावस की रात है ना। खैर, मैं इन सब तकियानुसी बातों पर विश्वास तो करता नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप ठेले पर ही बैठा रहा। मैंने अपने एक हाथ से लाश के कफन को पकड़कर रखा था, ताकि तेज हवा के चलते कफन उड़ ना जाए। ठेला गाड़ी गांव के उस कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। रास्ता इस कदर खाली था कि अगर उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दोनों बाजू जंगल और एक लंबा चौड़ा रास्ता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें कोई बूढ़ी औरत नजर आने लगी, जो कि हाथ दिखाकर ठेला गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिस पर मैंने ठेले वाले से कहा, रुको रुको, ठेला रोको, शायद इन्हें कोई मदद की जरूरत है। हालांकि ठेले वाला ठेला रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर उसने ठेला रोका। ठेला रोकते ही वो बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे ठेले में चढ़कर बैठी और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस बुढ़िया का चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था।
जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तभी मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? इस पर बुढ़िया बोली, शमशान जा रही हूँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो ना? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और पूछा, शमशान में इतनी रात गए आपको क्या काम है? इस पर बुढ़िया ने बात को ये कहकर टाल दिया कि कुछ काम है। मुझे भी लगा शायद होगा कोई काम, जिसके बाद मैंने भी और कुछ नहीं बोला। अभी मैं चुपचाप ठेले पर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने अपना आंख मीचने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ लाश के सिर की तरफ कफन से हटाया तो वो कफन हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि मैं कफन को ठीक से पकड़ता, उस बुढ़िया ने ही कफन को एकदम से धर दबोचा और दादी माँ का चेहरा दिखने नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मुझसे बोली, इसको ठीक से पकड़ो, हवा में उड़ जाएगा वरना। पहले उस बुढ़िया का चेहरा, अब आवाज, दोनों ही मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग शमशान पहुंच गए। नीलगढ़ गांव के शमशान में ये मेरा पहली बार आना हुआ था। तब रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। मैंने और ठेले वाले ने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तभी मैंने ठेले वाले से कहा, चलो भाई, हाथ लगाओ थोड़ा, लाश को अंदर तक ले चलो। इस पर ठेले वाला बोला, देखो साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा, अपनी यहीं तक बात हुई थी शमशान जाने की, बस इसके अंदर मैं नहीं जाएगा। ठेले वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये नहीं जाएगा शमशान में। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया को कुछ बोलता, उसने झुककर लाश को एक तरफ से पकड़ लिया। मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और लाश को दूसरी तरफ से पकड़कर शमशान के अंदर ले जाने लगा। शमशान पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई इंसान नहीं था। शमशान के अंदर जाकर हमने लाश को जमीन पर रखा और मैं उस बुढ़िया को लाश के पास रखकर लकड़ियां लाने चला गया। शमशान चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए लकड़ी खोजने में मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां लेकर मैं वापस दादी माँ की लाश के पास आया। वो बुढ़िया अभी भी उसी तरह से लाश के पास ही खड़ी थी। खैर, मैंने चिता सजाना शुरू किया। चिता सजाने के बाद अब सिर्फ लाश को जलाना ही बाकी रह गया था। इसलिए मैंने सोचा 20 सालों के बाद एक आखिरी बार दादी माँ का चेहरा देख लूं। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ का चेहरा और मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया का चेहरा एक ही था। मतलब ये कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि इनका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा था, और 20 सालों में मैं अपनी दादी माँ का चेहरा लगभग भूल चुका था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने एक नजर दादी माँ की आत्मा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की आत्मा को देखकर पता नहीं क्यों उस वक्त जहां मुझे डर लगना चाहिए था, वहीं मेरी आंखों में आंसू थे। किसी तरह से मैंने लाश का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करते ही दादी माँ की आत्मा मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं शमशान से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस दिन के बाद से दादी माँ की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। दादाजी अब मेरे साथ शहर में रहते हैं।
आज उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी मुझे दादी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छे से याद है और शायद मैं अपने जीते जी उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।